हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है कैंसिलेशन, एक्सटेंशन, अर्ली डिलीवरी एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सिंपल सी बात है इसमें भी कि जो कैंसिलेशन है, कि कैंसिलेशन में क्या होगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करना पड़ेगा। एक्सटेंशन में क्या होगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिवर्स करना पड़ेगा और नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा। और अर्ली डिलीवरी में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट की डेट से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है। और फिर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें देखना पड़ता है कि बैंक वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद कैसे डील करता है उस चीज़ को। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम कर रहे हैं वो करेंगे कैंसिलेशन का। कैंसिलेशन में सिंपल सी बात ये है कि जो कैंसिलेशन होता है कि हमें वो रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट सबसे मेन होता है। एक्सटेंशन का मतलब वही होता है कि कैंसिलेशन करना है दूसरे पुराने कॉन्ट्रैक्ट का और उसको जो है नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। एग्जाम्पल से साथ समझेंगे इसको, सिंपल सी बात है। 1/1/19 को फॉरवर्ड बाय किया था हमने, ठीक है, कि हम 28 मार्च को एक्स रेट पे, मतलब किसी भी पर्टिकुलर रेट पे जो है हम डॉलर खरीदेंगे। मान लो $10,000 खरीदेंगे 60 के रेट पे 28 मार्च को। हमने ये 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था बाय का। 1/3 को क्या हुआ, मतलब 28 मार्च का हमारी एग्जीक्यूशन डेट थी, लेकिन एक महीने पहले ही 1/3 को क्या हुआ, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा। बिकॉज ऑफ कुछ रीजन था, उसकी वजह से हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बाय का कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो 28 तारीख को हम बाय करते। 28 तारीख को बाय करने के लिए, लेकिन हम बाय करने जाते, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना नहीं चाहते, तो हम एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे 1/3 को फॉरवर्ड सेल करने का, 1 मंथ फॉरवर्ड सेल, ठीक है ना। तो हम 1/3 को एक क्वांटिटी एंटर करेंगे कि 28/3 को हम सेम क्वांटिटी फॉरवर्ड सेल कर देंगे। तो जो फॉरवर्ड सेल और फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले कर रखा था और फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट हमने अब एंटर कर लिया। तो फॉरवर्ड सेल और फॉरवर्ड बाय का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरे को सेट ऑफ कर देगा। तो जो भी सेट ऑफ के टाइम पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमें मैनेज करना पड़ता है। अब यही बात आती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हुआ है वो 1/3 को कैंसिल ना हुआ होता। 1/3 को हम नहीं गए होते कैंसिल करने के लिए, हम 28 तारीख को गए होते। तो 28 तारीख को ही अगर हम कैंसिल के लिए जाते, मतलब उनको कहते हैं कि भैया अब हम, और मतलब हमें डॉलर की जरूरत नहीं है, हमारा काम हो गया, तो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट को एंटर नहीं करना है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम स्पॉट सेल कर देते। हम एक्चुअली 1/3 को हम स्पॉट सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो डेट ही नहीं आई। तो 1/3 को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड सेल करते हैं कि एक महीने का फॉरवर्ड सेल कर देंगे। लेकिन 28 तारीख को तो फॉरवर्ड सेल करने की जरूरत नहीं है ना, 28 तारीख को तो डेट है ही, तो हम उस दिन स्पॉट सेल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, बाय को सेल में कन्वर्ट करना है। बाय को सेल में कन्वर्ट करते ही बाय और सेल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो बीच में प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमें मैनेज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसका टॉपिक का नाम है अर्ली डिलीवरी, मतलब डेट से पहले ही हम जो है वो अपने डॉलर्स को लेने आ गए, ठीक है। तो एक्चुअली में इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन को हम देखते हैं बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बैंक कैसे इसको डील करता है। तो बैंक कैसे डील करेगा, उसको एक मतलब फॉरेन एक्सचेंज का स्वैप करना पड़ेगा। मतलब बाय एंड सेल का स्वैप होता है या फिर सेल एंड बाय का स्वैप होता है। जो ये है बाय एंड सेल का स्वैप होता है, सेल एंड बाय का स्वैप में उसको एंटर करना पड़ता है ड्यू टू अर्ली डिलीवरी। लेकिन ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। 1/3 को, ठीक है, 1/3 को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है कस्टमर ने, ठीक है, सेम डेट पे। मतलब अब इसमें क्या होता है, 1/3 को 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया कि हाँ चलो ठीक है। कस्टमर कहता है कि 31/3 को आके मैं $10,000 जो है 60 के रेट पे ले लूँगा। अब बैंक क्या करता है, बैंक को मतलब 31/3 को जो है बैंक को बेचना पड़ेगा और हम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं चीज़ को। तो 31/3 को जो है बैंक को सेल करना पड़ेगा। अब जब बैंक को सेल करना पड़ेगा तो जब उसको 3 महीने बाद सेल करना है तो बैंक क्या करता है, आज के दिन दूसरे बैंक से एक फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि 31/3 को मैं आपसे बाय कर लूँगा। मीन्स बैंक क्या करता है, 31/3 को किसी और बैंक से लेके हमको दे देता है। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चलता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब क्या हुआ, 1/3 को जो है कस्टमर आ गया तो एग्जीक्यूशन डेट तो आई नहीं, तो उसके पास तो डॉलर है ही नहीं ना बैंक के पास देने के लिए। जब बैंक के पास डॉलर है ही नहीं देने के लिए तो वो उसको कैसे देगा, तो उसको स्पॉट बाय करना पड़ता है। तो उसको करता है बाय स्पॉट, बाय सेल स्वैप में होता है। तो होता है तो उसको ये करना पड़ता है बाय स्पॉट बाय करना पड़ता है ताकि वो कस्टमर को दे सके। और ये किस रेट पे होता है, ये जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसी रेट पे ये एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है ना। तो जो वो बाय करता है वो उसको बाय करके उसको उधर भेज देता है। अब यहाँ को बाय सेल स्वैप एंटर करना पड़ता है ताकि वो कस्टमर को दे सके, ठीक है। और दूसरा ताकि वो जो उसने ओरिजिनली जो उसने वो जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था बैंक से फॉरवर्ड बाय करने का, उस फॉरवर्ड बाय को तो सेटल करना है। तो उसको यहाँ पे 1/3 को जो है फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर करना पड़ेगा। मीन्स उसको दो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने पड़ेंगे। पहला वो स्पॉट एंटर करेगा, स्पॉट बाय करेगा ताकि वो कस्टमर को दे सके, और दूसरा वो 1 महीने का फॉरवर्ड सेल करेगा ताकि वो 3 महीने वाला फॉरवर्ड बाय को 31/3 को सेट ऑफ कर सके। तो यहाँ पे वही लिखा है, एंड सेल फॉर अदर बैंक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंटर। जो बाय का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंटर हो रखा है उसको सेटल करने के लिए यहाँ पे एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट भी बैंक को एंटर करना पड़ेगा। तो ये बाय सेल स्वैप होता है। अब सेम वैसे ही एक्सपोर्टर के केस में, एक्चुअली जब क्या नाम है, एक्सपोर्टर के केस में यही सेल बाय स्वैप होता है। तो उसको स्पॉट पे सेल करना पड़ता है और फॉरवर्ड बाय करना पड़ता है। मतलब इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये अर्ली डिलीवरी का सीन होता है। बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बात करते हैं। एक बार इसकी नोट भी रीड कर लेते हैं। नोट में ये था कि इन केस ऑफ द अर्ली डिलीवरी द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर गेट कैंसिल, मतलब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल नहीं होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है ओल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल रेट पे, ठीक है। ऑन द डिलीवरी डेट, अर्ली डिलीवरी डेट, मतलब मान लो 1 फेब को, जो 1 मार्च को जो भी वो डेट थी, बैंक क्या करता है, बाय सेल का स्वैप करता है, सेल बाय का स्वैप करता है, ठीक है ना। तो ये जो स्वैप करने पे जो गेन और लॉस होता है ये कस्टमर को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। गेन और लॉस दोनों, अगर लॉस होगा तब भी, गेन होगा तब भी। तो हम क्या करते हैं, हम नेट आउटफ्लो और इनफ्लो निकालते हैं बैंक के हिसाब से, मतलब कि अर्ली डिलीवरी डेट पे बैंक के हिसाब से क्या मतलब नेट आउटफ्लो इनफ्लो होगा 1 महीने बाद जो, या फिर आज के दिन भी।
तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है नेट आउटफ्लो या पे इंटरेस्ट पे करता है नेट इनफ्लो पे। ये अगर बैंक को फायदा हुआ तो इंटरेस्ट पे करता है चीज़ के ऊपर, कि मतलब कस्टमर की एलिजिबिलिटी की वजह से बैंक को फायदा हो गया। फिर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में क्या होता है कि कस्टमर आया ही नहीं, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल 31/3 को आना था कस्टमर ने, लेकिन 31/3 तक भी कस्टमर आया ही नहीं। तो उसमें केस में क्या होता है, द कस्टमर डज नॉट, मतलब उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था लेकिन वो मेजोरिटी पे आया नहीं, तो उसको ऑटोमेटिक कैंसिलेशन कहते हैं। अब आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, उसको आरबीआई गाइडलाइन ये कहती है कि कस्टमर को हमें पेनलाइज करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगानी पड़ेगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो या तो ड्यू डेट पे कैंसिल हो जाता है या तो 15 दिन आफ्टर ड्यू डेट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें जो कस्टमर है, कस्टमर में अप्रोच करता है 20 जुलाई को 3 पर्पज़ के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल जो मतलब वो क्या करवा सकता है, वो एग्जीक्यूशन करा सकता है कि हाँ चलो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर लेगा, बाय एंड सेल जो है उसको कंप्लीट कर लेगा, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिलेशन कर देगा, या तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंशन कर देगा, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर देगा और फर्दर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर लेगा, ठीक है। तो कैंसिलेशन में समझा दिया था कि कैंसिलेशन कैसे करते हैं। अगर क्या नाम है बाय का कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑन दैट डेट हम जाके सेल कर देते हैं, तो कैंसिल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, दोनों सेट ऑफ हो जाते हैं। या फिर अगर 1 महीने पहले कैंसिल कर रहे हैं तो हम फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 1 महीने के लिए, और फिर नया कॉन्ट्रैक्ट जो है एंटर कर लेते हैं। तो कैंसिलेशन एक्सटेंशन ऑलरेडी पॉइंट में कवर कर चुका था। इरेस्पेक्टिव ऑफ बाय अप्रोचेस देयर विल बी ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। अगर वो नहीं आता तो उसका जो है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन करना पड़ेगा। तो जो लॉस जो भी होता है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन के केस में, जो भी लॉस होता है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन के केस में, वो कस्टमर से चार्ज करते हैं। लेकिन जैसे अर्ली डिलीवरी में था कि हम उसका प्रॉफिट उसको वो हैंड ओवर कर देते हैं, इस केस में प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन इज नॉट गिवन टू द कस्टमर। जो भी प्रॉफिट होता है वो कस्टमर को नहीं देते हैं, जो भी इंटरेस्ट होता है वो कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं, कस्टमर को इंटरेस्ट भी नहीं देते हैं। यहाँ से उल्टा चलता है अर्ली डिलीवरी के हिसाब से, यहाँ पे भी स्वैप एंटर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा चलता है। इंपोर्टर के केस में पहले वहाँ बाय एंड सेल स्वैप था, यहाँ पे सेल एंड बाय स्वैप होता है, और एक्सपोर्टर के केस में पहले सेल एंड बाय स्वैप था, अब यहाँ पे बाय एंड सेल स्वैप है। तो यहाँ पे सब उल्टा चलता है। स्वैप लॉस जो भी होता है वो कस्टमर से चार्ज करते हैं, और उनको जो है ट्रांसफर, मतलब जो कस्टमर को कोई भी गेन ट्रांसफर नहीं होता है। फिर से हमें नेट कैश फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो निकालना पड़ता है स्पॉट रेट वगैरह पे स्वैप पे, और जो भी इस पे इंटरेस्ट होता है हम इंटरेस्ट उस पर चार्ज कर लेते हैं, उस पर नेट आउटफ्लो पे, और वो उनसे ले लेते हैं, मतलब कस्टमर से ले लेते हैं, लेकिन उनको कोई भी गेन पे इंटरेस्ट जो है पे नहीं करते, और गेन भी उनको शेयर नहीं करते। एक्चुअली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर इसमें अभी इस टाइम पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट ये काफ़ी टिपिकल टॉपिक है ये ऑटोमेटिक कैंसिलेशन वाला। इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी काफ़ी जरूरी है, इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेपरेटली कर लेंगे। जो वो कॉन्सेप्ट था कैंसिलेशन वाला, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का पॉइंट जो है वहाँ पे दिक्कत करता है। नॉर्मल कैंसिलेशन तो आसान होती है, और ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में प्रॉब्लम होती है। उसके 2 क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन नंबर 75 है, एक क्वेश्चन नंबर 79 है, ठीक है। दोनों ही रेड मार्क हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, और मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन में इसको माना जाता है, ठीक है। इनमें करना क्या है, सिंपल से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फटाफट बताता हूँ मैं। इन्होंने क्या कहा कि जो एक इंपोर्टर है, ठीक है ना, इंपोर्टर ने बुक करा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को विद बैंक ऑन 10 अप्रैल फॉर $2 लाख डॉलर। उसने कहा कि मैं खरीदूंगा 10 जून को, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि 10/4 को उसने बोला कि मैं फॉरवर्ड बाय कर रहा हूँ कि मैं 10 जून को 64.4 के रेट पे $2 लाख खरीदूंगा। बैंक ने खुद को कवर कर लिया, बैंक ने क्या करा, फॉरवर्ड बाय कर लिया 64.2 के रेट पे। तो वो क्या करता, 64.28 और 0.12 के रेट पे जो है बैंक अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, ठीक है, कि वो बाय कंपनी का सेल उसने किया, ठीक है। तो बैंक ने क्या करा, फॉरवर्ड बाय कर लिया कि 10/6 को जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, कस्टमर को सेल कर देगा, और वो जो दूसरे बैंक से बाय कर देगा, तो उसके बीच का मार्जिन जो है वो बैंक ले जाएगा। अब इसमें जो है एक्सचेंज रेट दे रखे हैं। एक्सचेंज रेट इस हिसाब से है कि जो 10 जून है, 10 जून को जो स्पॉट रेट चल रहा था वो चल रहा था 60, ये चला था बिड रेट। अगर हम सेल करना चाहते हैं तो हम ये रिड्यूस करेंगे, अगर हम बाय करना चाहते हैं तो ये रिड्यूस करेंगे, अगर हम सेल करना चाहते हैं तो हम ये रिड्यूस करेंगे, और हम बाय करना चाहते हैं तो हम ये रिड्यूस करेंगे, ठीक है। सेल एंड बिड एंड आस्क रेट का पॉइंट है, सिंपल सी बात है। फिर ऐसे ही आगे फॉरवर्ड रेट दे रखे हैं, फॉरवर्ड रेट जून का दे रखा है, उसका दे रखा है, सब चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। फिर आता है एक्सचेंज मार्जिन। एक्सचेंज मार्जिन जो है पॉइंट 10% है। तो जब हम सेल करना चाहते हैं तो बैंक इतना मार्जिन काट लेता है, और जब बाय करना चाहते हैं तो बैंक इतना मार्जिन लगा के देता है। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स मतलब अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है। 12% इसका रेट है। द इंपोर्टर रिक्वेस्टेड 20 जून को, 20 जून को, मतलब एक्चुअली वो 10 जून को आया नहीं, 10 जून को आया नहीं, तो 20 जून को वो कहते हैं कि भैया एक्सटेंशन कर दो मेरा उसका, और 10 अगस्त तक का जो है मेरा ऑर्डर वो कर दो, एक्सटेंड कर दो। तो वो क्या करेगा यहाँ पे, 20 जून को जो है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको जो है रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा यहाँ पे। 20 जून को रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए, और एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाएगा 10 जून के लिए, तो यहाँ पे एक्सटेंशन माना जाएगा। रेट जो है 4 डेसिमल प्लेस तक आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है द ऑन 10 जून, क्योंकि वो आया नहीं तो बैंक को एक स्वैप एंटर करना पड़ता है, जो मैंने बताया था ना कि अर्ली डिलीवरी होती है। अर्ली डिलीवरी में हम स्वैप एंटर करते हैं बाय एंड सेल का इंपोर्टर केस में, लेकिन कैंसिलेशन के रेट पे जो है वो अपोजिट होता है। तो यहाँ पे अपोजिट किया है बैंक ने, यहाँ पे क्या करा, बैंक ने स्वैप करा, सेल करा स्पॉट पे, और बाय करा 1 मंथ फॉरवर्ड को। तो यहाँ पे बस उसको इसी को जरा हमें देखना है उसके थ्रू। अब यहाँ पे क्वेश्चन को साथ साथ लेके चलेंगे, और यहाँ पे पिक्चर बनाएंगे हम, ठीक है। पिक्चर में क्या हुआ कि 10/4 को जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था कि फॉरवर्ड बाय करेगा और फॉरवर्ड सेल करेगा। 10/6 को बैंक क्या करता, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक यहाँ पे सेल करता है और यहाँ पे बाय करता है, ठीक है ना। बैंक यहाँ पे सेल करता है, यहाँ पे बाय करता है। तो 10/6 को जो है जब कस्टमर आया नहीं तो उसको उसका जो सेल था वो नहीं हो पाया, लेकिन उसको बाय तो करना पड़ा। तो उसको बाय इसी रेट पे, जो ये वाला रेट था उसी रेट पे उसको बाय करना पड़ा। तो उसको सेल तो करना ही था भाई, सेल उसको मतलब, नहीं तो उसका वो पूरा कैसे होता।
तो उसने क्या करा 63.8 पे स्पॉट रेट पे सेल कर दिया उसने, ठीक है ना, क्योंकि कस्टमर आया नहीं तो उसको मतलब वो बाय करके भी डॉलर को क्या करता है, डॉलर को बाय करके अपने पास तो रख तो सकता नहीं, तो उसको सेल करना ही पड़ता है। तो सेल करना ही पड़ता है, तो स्पॉट रेट पे सेल करता है 63.8 पे। 63.8 कैसे निकाला, 10 जून को उसको स्पॉट रेट पे सेल करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा 10 जून को उसको स्पॉट रेट पे सेल करना है, ठीक है ना। हमने क्या कहा था बाय का रेडी होता है, सेल का रेडी होता है, तो सेट इस पे सेल करना है, तो 63.8 पे जो है वो सेल करेगा। इसके बीच में जो डिफरेंस बनता है इसको कहते हैं आउटले, कि जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया इसकी वजह से जो डिफरेंस बना उसको कहते हैं आउटले। और इस आउटले पे चार्ज होता है इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है वो 12% इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट जो है कस्टमर को देना पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा अब जो ये तो आउटले की बात हो गई, इसके अलावा क्या होता है, बैंक को एक स्वैप में एंटर करना पड़ता है। स्वैप में एंटर क्यों करना पड़ता है कि सपोज अगले 1 महीने में या अगले 2 महीने में जो बैंक में एजम्पशन लगाता है कि कस्टमर आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन करनी, कैंसिलेशन करने, कुछ भी करने वो आ जाता है, तो उस टाइम पे उसके पास डॉलर देने के लिए होने चाहिए। अब क्या होता है कि जो 10th जब उसको स्वैप में एंटर करता है, तो स्वैप में वो कैसे एंटर करता है, हमने कहा था वो सेल करेगा स्पॉट और फॉरवर्ड बाय करेगा। कुछ में लिखा भी है ऑन 10th जून बैंक स्वैप करता है कैसे, स्पॉट को सेल करके और फॉरवर्ड को बाय करके। तो यहाँ पे क्या करता है, स्पॉट को सेल करता है, स्पॉट रेट पे सेल करता है और फॉरवर्ड बाय करता है। तो स्पॉट रेट पे सेल तो स्पॉट रेट पे सेल करने के लिए जो वो रेट देखेगा, तो स्पॉट रेट पे जब उसको सेल करना पड़ेगा, स्पॉट रेट पे 20 को सेल करने के लिए उसको यही रेट देना पड़ेगा जो ऊपर हमने यहाँ लिया था, जो यहाँ लिया था वही रेट यहाँ पे आएगा, तो ठीक है ना। वही वाला जो है स्पॉट रेट पे सेल करना पड़ता है और हमें फॉरवर्ड बाय करना है 1 मंथ का, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफेक्ट है, उसमें कोई यहाँ पे डेट लिख के नहीं दी, यहाँ पे बस जून जुलाई ये सब बता दिया। तो नॉर्मली जून में ये माना जाता है कि ये जून एंड का होगा या फिर मीन्स पूरे मंथ का होगा, कि 10th जून से लेकर 10th जुलाई तक उसको भी जून माना जा रहा है। तो इसलिए हम क्या, इसलिए मतलब एक्चुअली में जो सर ने जो रेट लिया है वो ये वाला रेट लिया है, लेकिन मैं जो रेट लेना चाहता हूँ मैं ये लेना चाहता था, लेकिन जो भी मतलब बात है हम इसको 1 मंथ मान रहे हैं। तो 1 मंथ का जो रेट था हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या करेगा फॉरवर्ड बाय करना है, हमें फॉरवर्ड बाय करना है 1 मंथ का। तो 1 मंथ का फॉरवर्ड बाय क्या होगा, हमें 22 रेट पे करते हैं, 40 रेट पे करते हैं, 22 रेट पे करते हैं, 40 रेट पे करते हैं। तो बाय करने के लिए हमें ये वाला रेट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करा 63.95 का रेट ले लिया। अब इसको कहते हैं स्वैप। अब इस स्वैप में 0.15 का जो है यहाँ पे जैसे जो सेल किया है वो 0.8 पे किया है, बाय किया है 0.95 पे किया है, तो 0.15 का जो लॉस हो गया, ठीक है ना। अब जो ये लॉस हुआ है ये कस्टमर से रिकवर करना पड़ेगा, इसको कहते हैं स्वैप लॉस। तो हमने अब तक कस्टमर से क्या क्या ले लिया, हमने आउटले के ऊपर जो इंटरेस्ट बना इंटरेस्ट ले लिया, और कस्टमर से क्या ले लिया, स्वैप लॉस ले लिया। जब भी कस्टमर आएगा तो उससे हमें ये चीज़ें लेनी पड़ेगी। अब मान लो 20/6 को जो है कस्टमर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा था कि 20/6 को वो आया कि भैया मेरा एक्सटेंशन कर दो। तो जब एक्सटेंशन के लिए वो आया तो उससे पहले तो हम 10 दिन का जो है इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा उसके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंशन करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन कैसे होगा, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था पहले तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को जो है कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल कैसे होगा, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो था बाय @ 64.4, ठीक है ना, दोनों तरफ देखना है, बाय @ 64.4। तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल कैसे करेंगे, स्पॉट रेट पे, ठीक है ना। तो उसको कैंसिल करने के लिए स्पॉट रेट पे हम सेल करेंगे। स्पॉट रेट पे सेल करने की बात है तो 20/6 का स्पॉट रेट हम सेल करने के लिए देखते हैं। तो 20/6 का जो स्पॉट रेट है सेल करने के लिए वो है 63.8, ठीक है ना। 63.8 पे हम सेल करेंगे, प्लस माइनस हम करेंगे मार्जिन। तो यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं तो इतना मार्जिन जो है बैंक काट लेगा। तो 63.8 माइनस 0.1% करके जो है इसको सेल करना पड़ेगा, या 0.1% करके जो है इसको ये करना पड़ेगा। तो जो ये रेट होता है स्पॉट रेट प्लस मार्जिन, इसको कहते हैं कैंसिलेशन रेट, इसको कैंसिलेशन रेट कहा जाता है। तो जो भी बाय एंड सेल में जो उसको कैंसिल करने पे वो होता है तो उसको कहते हैं कैंसिलेशन का मतलब प्राइस पे करना, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसमें जो लॉस होगा, जो भी गेन होगा वो कस्टमर को सहना पड़ेगा। तो अब तक कस्टमर 3 चीज़ें सह चुका है, एक तो उसने स्वैप लॉस सहन किया, उसने इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड सहन किया, और उसने कैंसिलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस पर सहन किया। अब जो है एक तो कैंसिल हो गया, और एक अब हमें क्या करना है 2 मंथ का जो 10th अगस्त का, तो उसने क्वेश्चन बोला है 10th अगस्त में जो है नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें फॉरवर्ड बाय करना है 2 मंथ का। तो हम फॉरवर्ड बाय कर लेंगे 2 मंथ का। हम देखेंगे अगस्त के रेट में 20 जून को ये रेट चल रहा है, तो 64.18 को मतलब जो हमें बाय करना है ना 2 महीने बाद, तो बाय देखते हैं, सेल देखते हैं। तो बाय वाले रेट पे हम जो है 25 पे मतलब 64.25 पे जो है नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेंगे। इसमें करेंगे हम हमें बाय करना है तो उसमें वो नया वो लगा लेगा, तो इसमें हम कर देंगे 0.10 मतलब ये जो मार्जिन है ये मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो जो रेट आएगा उसको हम कहते हैं न्यू बाय रेट, ठीक है। इसी क्वेश्चन को फटाफट एक बार सर ने कैसे कराया वो देख लेते हैं। 10 जून को वही हुआ था, ठीक है, बाय एंड सेल स्वैप आउटफ्लो हुआ था इसकी वजह से, और स्वैप ट्रांजेक्शन हुई थी। कस्टमर को 20 जून को आगे कैंसिलेशन इंटरेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ी थी। कैंसिलेशन का रेट कैसे निकला था, मैंने कहा था 63.8 का रेट है, तो उसमें मार्जिन ऐड किया था, तो ये कैंसिलेशन का रेट आया था। तो कस्टमर ने क्या करा, बाय करा ओरिजिनल रेट पे और सेल कर दिया कैंसिलेशन रेट पे, ये वाला आ गया, उसको इतना लॉस हो गया टोटल में। फिर स्वैप लॉस निकाला था हमने 0.15 का, स्वैप लॉस के ऊपर क्या हमें $20,000 का जो है स्वैप लॉस हुआ था, तो $20,000 इतने का उसको स्वैप लॉस हो गया, ठीक है। सॉरी 2 लाख इंटू हमारा 0.15, तो 30,000 को स्वैप लॉस हो गया। तो एक आया था इंटरेस्ट ऑन आउटले हमने निकाला यहाँ पे 10 दिन का, ठीक है, 10 दिन का हमने इंटरेस्ट ऑन आउटले निकाला। तो कस्टमर ने कितना बॉन्ड करा टोटल में, ये बॉन्ड किया, एक तो इंटरेस्ट ऑन आउटले बॉन्ड करा, एक तो स्वैप लॉस बॉन्ड करा, और जो कैंसिलेशन चार्ज उसने पे करे, मतलब जो कैंसिलेशन यहाँ पे कैंसिल हुआ ना उसकी वजह से। एक फिर न्यू रेट निकाला हमने कि नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, कि जो रेट चला था वो ये रेट चला था। हमें 10 तक उसको 2 महीने बाय करना है, तो हमने ये बाय वाला रेट लिया, मतलब हम इस साइड में बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो ये वाला हमने बाय वाला सेट लिया, प्लस उसमें मार्जिन ऐड करते, तो ये हमारा जो है नया वाला रेट आ गया।